अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 14 है इंग्लिश का यूनिट 14 उसका ये जो अ चॉइस ऑफ प्रोफेशन जो कि एक डायलॉग है उस लोग कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे और चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में इसकी जो समरी है पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। Ahmed and Ali, classmates and best friends, discussed their future professions. Ahmed sought a career with a bright future. अहमद और अली जो दोनों हम जमात हैं और अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के पेशों पर ना जो उनके प्रोफेशंस हैं फ्यूचर के उन पे वो तबादला ख्याल कर रहे हैं। अहमद ने एक रोशन मुस्तकबिल के साथ कैरियर की तलाश की। Ali suggested using online resources and considering key factors job satisfaction, natural abilities, advancement prospects, salary location location, work life balance and required skills education। अली ने ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वसाइल को इस्तेमाल करने को लिए दी वामिल जो हैं उन पर गौर करने का मशवरा दिया जिसमें वो चॉइस या जो आप प्रोफेशन इख्तियार करते हैं ना उसका इत्मीनान कुदरती सलाहियतें तरक्की के इम्कानात और तनख्वाह वगैरह मकाम काम ज़िंदगी का तवाज़ुन मतलूबा महारत तालीम वगैरह तो ये सारी चीज़ें इसमें उसने मेंशन की। ही एम्फसाइज्ड उसने ज़ोर दिया दैट प्रोफेशंस अनलाइक जॉब्स डिमांड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बट ऑफर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुलाजमतों के बरक्स पेशे तवील मुदती अज़म का मुतालबा करते हैं ये जो प्रोफेशंस हैं लेकिन माली तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की पेशकश करते हैं। अली stressed the importance of developing skills especially for fields like medicine. Ahmed appreciated Ali's advice and planned to carefully consider these factors before choosing his career. अली ने जो स्किल्स थी ना महारतों को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया, ख़ास तौर पर तिब जो है ना जैसे मेडिकल वगैरह या मेडिसिन जैसे शोबों के लिए ना प्रोफेशंस के लिए। तो अहमद ने अली के मशवरे को सराहा और अपने कैरियर का इंतखाब करने से पहले इन अवामिल पर गौर करने का मंसूबा बनाया। तो ये थोड़ा सिंपल ही है चैप्टर। इसमें जो प्री रीडिंग के क्वेश्चंस में थिंक अबाउट व्हाट यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, सोचें कि आप जो बड़े होकर क्या बनेंगे या किस तरफ आप रुझान रखते हैं प्रोफेशन में। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। When thinking about my future career, I consider what truly matters, my interests, skills, and impact I want to make. I seek a field that inspires me, offers growth and fulfillment, and lets me contribute positively. यानी अपने मुस्तकबिल के कैरियर के बारे में सोचते वक्त मैं इस बात पर गौर करता हूँ कि वाकई क्या अहमियत है मेरी जो इंटरेस्ट यानी दिलचस्पियाँ और स्किल्स महारतें और वो इम्पैक्ट यानी असर जो मैं बनाना चाहता हूँ ना एक ऐसी फील्ड या मैदान ढूंढता हूँ जो मुझे मुतासर करे, तरक्की और तकमील की पेशकश करे और मुझे मुस्बत किरदार अदा करने दे। Or whether through technology, environmental solutions, or creative design, my goal is to find a profession that ignites my passion and allows me to make a difference. चाहे टेक्नोलॉजी माहौलियाती हाल या तख्लीकी डिज़ाइन के ज़रिए मेरा मकसद एक ऐसा पेशा तलाश करना है जो मेरे शौक़ को चिंगारी दे या भड़का दे और मुझे फ़र्क करने की इजाज़त दे ना, टू मेक अ डिफरेंस ना कि आप बाकियों से कुछ ख़ास है। नेम एनी 3 प्रोफेशंस ऑफ योर चॉइस, तो आप अपनी मर्ज़ी से 3 प्रोफेशंस के नाम लिख सकते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इसी तरह कोई से भी आप नाम यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं। पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, तो कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है एक कामयाब पेशावर या प्रोफेशनल बनने के लिए। तो इसके आंसर में ना टू सक्सीड प्रोफेशनली फोकस ऑन, तो उसके लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन थ्रू एप्टीट्यूड अलाइनमेंट यानी अहलियत जो है और सफ़बंदी के ज़रिए जहनी इत्मीनान के साथ यानी आपको मेंटली सेटिस्फाई होना चाहिए उसमें। नेचुरल टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट जो कुदरती मतलब स्किल्स होती हैं टैलेंट्स
और जो आपके दिलचस्पियाँ, इंटरेस्ट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, मेहनत और लगन। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ, जो पेशा वराना तरक्की है, और प्रैक्टिकल कंसीडरेशन जैसे सैलरी, लोकेशन, बैलेंस, अमली तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं ना, उनमें तनख्वाह, मकाम और ये वाली चीज़ें शामिल हैं। और रेलिवेंट स्किल्स एंड एजुकेशन, यानी उससे मुतल्लिका जो महारतें हैं, हुनर और तालीम। उसके बाद रीडिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डू स्टूडेंट्स डिसाइड टू चूज अ प्रोफेशन? तालिब इल्म किस उम्र में किसी पेशे का इंतखाब करने का फ़ैसला करते हैं? तो इसके आंसर में, स्टूडेंट्स टिपिकली डिसाइड टू चूज़ अ प्रोफेशन ड्यूरिंग देयर लेट हाई स्कूल ईयर्स और अर्ली कॉलेज ईयर्स। तलबा आमतौर पर अपने हाई स्कूल के अवाखिर या कॉलेज के इब्तदाई सालों में किसी पेशे का इंतखाब करने का फ़ैसला करते हैं। दिस इज़ व्हेन दे स्टार्ट कंसिडरिंग देयर फ्यूचर कैरियर पाथ्स एंड द एजुकेशन और ट्रेनिंग दे विल नीड टू परस्यू देम। ये तब होता है जब वो अपने मुस्तकबिल के कैरियर के रास्तों और उसकी तालीम या तरबियत पर गौर करना शुरू करते हैं, जिसकी इन्हें ताक़्क़ुब के लिए ज़रूरत होगी। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल टैलेंट, यानी नेचुरल जो कुदरती हुनर है उससे क्या मुराद है? तो इसके आंसर में, नेचुरल टैलेंट रेफर्स टू द इननेट एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस। और कुदरती जो स्किल्स है ना, या नेचुरल टैलेंट, कुदरती हुनर से मुराद वो फितरी सलाहियतें या काबिलियत हैं जो किसी फ़र्द के पास ऑलरेडी ना पोसेस्ड होती हैं, मतलब वो उसको बाय नेचर गॉड गिफ्टेड होती हैं। दीज टैलेंट्स मेक सर्टन टास्क और एक्टिविटीज़ ईजियर फॉर देम कंपेयर टू अदर्स। ये सलाहियतें इनके लिए दूसरों के मुकाबले में कुछ कामों या सरगर्मियों को आसान बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, someone might have a natural talent for music, sports, or mathematics, which makes it easier for them to excel in these areas. मिसाल के तौर पर, किसी के पास मौसीकी, खेल या मैथ, रियाजी वगैरह का कुदरती हुनर या स्किल हो सकती है, जो उनके लिए इन शोबों में सबकत हासिल करना आसान होता है या आसान बनाता है। तो क्वेश्चन 3 जो है, वी शुड कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स बिफोर चूजिंग अ प्रोफेशन डिस्कस। हमें किसी पेशे का इंतखाब करने से पहले कुछ अवामिल पर गौर करना चाहिए ना, तो इस पे डिस्कस करना है, बहस करनी है। इसका आंसर जो है, बिफोर चूजिंग अ प्रोफेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर सेवरल फैक्टर्स सच एज पर्सनल इंटरेस्ट, नेचुरल टैलेंट्स, जॉब prospects, financial ability, work-life balance, and long-term career opportunities. These factors help ensure that the chosen profession is fulfilling and sustainable over the long term. किसी भी आप जब प्रोफेशन का इंतखाब करने से पहले जो ज़ाती मफादात होते हैं, कुदरती सलाहियतें, मुलाजमत के इम्कानात, माली इस्तेहकाम, काम की ज़िंदगी का तवाज़ुन और तवील मुद्दती कैरियर के मौक़े जैसे कई अवामिल पर गौर करना ज़रूरी है। ये जो फैक्टर या अवामिल है ना, इस बात को यकीनी बनाने में मदद करते हैं कि मुंतखब करदा पेशा तवील मुद्दत तक पूरा और पायदार है, यानी ये लॉन्ग टर्म है ना। फोर्थ जो क्वेश्चन, एलैबोरेट ऑन द फैक्टर्स विच मस्ट बी डिस्कस्ड बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोफेशन। पेशे के इंतखाब से पहले इन अवामिल की वजाहत करें जिन पर बहस करनी चाहिए। तो इसके आंसर में ना, व्हेन सेलेक्टिंग अ प्रोफेशन वन शुड कंसीडर फैक्टर्स सच एज पर्सनल इंटरेस्ट्स टू इंश्योर अलाइनमेंट विद पैशंस और हॉबीज़। किसी पेशे का इंतखाब करते वक्त जज्बात या मशागिल के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती मफाद जैसे अवामिल पर गौर करना चाहिए। असेसिंग टैलेंट एंड स्किल्स हेल्प्स मैच देम विद प्रोफेशन रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डेवलपमेंट। टैलेंट और हुनर का अंदाज़ा न इनको पेशे की ज़रूरियात से हम आहंग करने और तरक्की के लिए शोबों की निशानदेही करने में मदद करता है। Evaluating prospects for growth in the field, salary, work environment, and education requirement are also crucial considerations. तो फील्ड में ना तरक्की के इम्कानात का जायज़ा लेना, जैसे सैलरी, तनख्वाह वगैरह जो होती है, काम का जो माहौल है और तालीम के तकाज़े भी अहम अमूर हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन 5 है, स्किल्स एंड कमिटमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। हाउ महारत और अज़म पेशे के इंतखाब में अहम किरदार अदा करते हैं, कैसे?
इसका आंसर है स्किल्स एंड कमिटमेंट आर क्रूशियल बिकॉज दे डिटरमाइन one's ability to perform well and sustain interest in a profession। ये जो स्किल है या हुनर और अज़म बहुत अहम है क्योंकि वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने और किसी पेशे में दिलचस्पी बरकरार रखने की सलाहियत का तयन करते हैं। स्किल ensure that an individual can meet the technical demands of a profession, while commitment is necessary to preserve through challenges and demands of job, especially in professions that require long-term education and continuous learning। हुनर जो है इस बात को यकीनी बनाता है कि एक फ़र्द किसी पेशे की तकनीकी तकाज़ों को पूरा कर सकता है, जबकि चैलेंजों और मुलाजमत के तकाज़ों के ज़रिए साबित कदम रहने के लिए अज़म ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसे पेशों में या ये जो प्रोफेशन हैं जिनके लिए तवील मुद्दती तालीम जो है ना, लॉन्ग टर्म एजुकेशन और मुसलसल सीखने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट इज़ योर चॉइस ऑफ प्रोफेशन, डिस्कस इन द डिटेल while focusing on your motives in the selection of a career। तो कौन सा आपका चॉइस है ना प्रोफेशन में, आपका पेशा, तो कैरियर के इंतखाब में अपनी मुहर्रकात पर तवज्जो देते हुए ना इस पर तफसील से बात करें। इसमें आप अपनी चॉइस का कोई से भी कैरियर के बारे में लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे एक ये लिखा गया, माई चॉइस of profession is in the field of software development। I'm motivated by my strong interest in technology and problem solving। मेरा पसंद का जो प्रोफेशन या पेशा है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में, तो मैं टेक्नोलॉजी और मसाइल के हल में अपनी मजबूत दिलचस्पी से मुतासिर हूँ। द कंटिन्यूस evolution in the tech industry offers endless learning opportunities and the ability to create impactful solutions। टेक इंडस्ट्री में ना मुसलसल इर्तिका सीखने के अलावा मुतनाई मौक़े और मौसर हल पैदा करने की सलाहियत फराहम करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क एनवायरनमेंट्स आर एडिशनल रीजंस दैट मेक दिस फील्ड अट्रैक्टिव टू मी। माली इस्तेहकाम, हुनरमंद पेशावर अफराद की मांग और काम के माहौल में ना लचक इजाफी वजूहत है। इसके अलावा भी जो इस शोबे को मेरे लिए पुरकशिश या अट्रैक्टिव बनाती है। माई गोल इज़ टू contribute in innovative projects that make a difference in people's life while allowing me to grow professionally and personally। मेरा मकसद ऐसे जदीद मंसूबों में हिस्सा डालना है जो लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पैदा करते हैं, जबकि मुझे पेशा वराना और ज़ाती तौर पर तरक्की करने की इजाज़त देते हैं। उसके बाद जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट है, इसमें जो पार्टिसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। In this lesson, choosing a profession, the word choosing has a combined characteristics of verb and adjective। यानी ये जो word है इसमें दोनों खूबियाँ हैं, verb की भी और adjective भी। Such words which are formed by adding ing to the first form of the verb are called participle। यानी first form में के end में जब आप ing लगाते हैं तो वो participle बन जाते हैं। The word participle comes from classical Latin participium from participes, जिसका मतलब है ना शेयरिंग पार्टिसिपेशन, बिकॉज इट शेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। यानी इसमें मुख्तलिफ जो दीगर ये वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ को ये शेयर कर रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एज पार्ट ऑफ पार्टिसिपल फ्रेजेस एंड टू फॉर्म कंटिन्यूअस वर्ब टेंसेस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे बेस वर्ब स्नीज, तो इसके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो स्नीजिंग। तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल जो हैं, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्टिव एक्शन इन इंग्लिश, वी ऐड इंग इन द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। तो हम वहाँ पे ing का एडिशन करते हैं। यूज़ ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, इसका जब यूज़ है उसमें प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज रीडिंग अ बुक, जैसे वो एक किताब पढ़ रहा था, ही इज़ रीडिंग अ बुक। और जेरेंट जो है इसमें ही लाइक्स रीडिंग बुक्स और रीडिंग बुक्स इज़ फन। और जो उसका पार्टिसिपल है वो लुक एट द रीडिंग बॉय, ही केम रीडिंग अराउंड द कॉर्नर, और ही सैट रीडिंग इन द कॉर्नर, आई सा हिम रीडिंग। इसी तरह जो सेकंड इसकी टाइप है पास्ट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ed इन इंग्लिश,
which is used in forming perfect and passive tenses and sometimes as an adjective. यानी इसको ज़्यादातर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए या फिर पैसिव टेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और कभी कभी एडजेक्टिव के लिए। तो जैसे उन्होंने बताइए ना आगे ये लुक्ड इन, हैव यू लुक्ड, और लॉस्ट इन, लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो यूज़ इसका करके दिखाया जो पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें जो परफेक्ट टेंस है, ही हैज़ फॉरगॉटन द पेंसिल, ही हैड फॉरगॉटन द पेंसिल। और पैसिव वॉइस में ना अ हाउस इज़ बिल्ट, अ हाउस वाज बिल्ट। इसी तरह जो उसका पार्टिसिपल है, लुक एट द वॉश्ड कार washed yesterday is blue, और he had his car washed। इसके बाद ये कंप्लीट करनी है स्टोरी इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं इनकी करेक्ट फॉर्म लगानी है वहाँ पे। ये नीचे इसको कंप्लीट किया गया है ना। ये वन इवनिंग आई वॉज वॉकिंग होम एंड आई स्टार्टेड टू फील वेरी नर्वस। I was walking down a very dark street and could feel I wasn't alone. I could feel someone following. तो यहाँ पे following लगाना है me, and I was sure I could hear their footsteps. I moved. तो यहाँ पे moved जो है वो लगाना है fastly. I stopped and listened carefully. Yes, there it was. I could hear someone breathing. Breathing यहाँ पे लगाना है loudly and smell their cigarette burning. तो यहाँ पे burning लगाना है। I turned round quickly and saw something watching. तो यहाँ पे watching जो है वो put in करना है। Out of the corner of my eye, then bang. The last thing I remember is that I hear the sound of feet. यहाँ पे आगे running जो है वो यूज़ करना है away. And then I woke up and found myself laying in the hospital bed. तो ये स्टोरी में जो उसके अकॉर्डिंग जो थी ये लगानी थी फॉर्म्स ऑफ वर्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें टार्टर्ड यूज़ करना है। सेकंड वाले में रोलिंग, ये जो थर्स्ट है नेक्स्ट वाला उसमें लॉस्ट, और उससे नेक्स्ट वाले में वेटिंग, और नेक्स्ट वाले में वरीड और ऑक्युपाइड। तो ये जो हैं इनमें से सिलेक्ट करके पुट इन करने, इनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट पे ये जो पंचुएशन की लाइंस हैं इनको भी पंचुएट करके नीचे लिखा गया है। यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर्स और कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम्स लिखने हैं, जैसे फाइन का कोर्स, रेगुलर, इरेगुलर, न्यूमरस, फ्यू, सेवरल, सिंगल, satisfied, unsatisfied, honest, dishonest. Next में use the phrasal verbs in sentences. Pass out. During the marathon, the runner felt dizzy and nearly passed out from exhaustion. उसके बाद pass up. She knew she couldn't pass up the opportunity to study abroad in Spain. Pass away. My grandfather passed away last year after a long illness. Pass off. He tried to pass off the replica, painting as an original, but the expert quickly spotted the differences. Pass on. After reading the interesting article, I decided to pass it on to my colleagues. फिर pay back. She promised to pay back the money she borrowed within a month. Pay down. They focused on paying down their credit card debt before planning any vacations. Pay for. He forgot his wallet and couldn't pay for his coffee. Pay off. All his hard work finally paid off when he was promoted to manager. Or pay into. Every month a portion of her salary is paid into her retirement fund. तो यहाँ पे ये वाले जो इसके फ्रेजल वर्ब्स हैं ये भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में ये जो रिज्यूम राइटिंग का क्वेश्चन है इस चैप्टर में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, क्योंकि न्यू पैटर्न के मुताबिक ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है रिज्यूम राइटिंग। अ रिज्यूम इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट ऑल जॉब एप्लीकेंट्स क्रिएट to let their prospective employers
know their educational background, qualification, expertise, and how suitable है are for any job position. तो resume जो है is usually accompanied by a customized cover letter, यानी उसके फ़ौरन बाद ना एक cover letter भी होता है in which the applicant expresses an interest in a specific job, जिसमें जो applicant है, जो application देने वाला, वो इजहार करता है ना अपनी दिलचस्पी का किसी ख़ास जॉब के लिए और कंपनी एंड ड्रॉज अटेंशन टू द मोस्ट रेलिवेंट स्पेसिफिक्स ऑन द रिज्यूम। तो यहाँ पे वो अपनी जो इंटरेस्ट है स्पेसिफिक जॉब के लिए या कंपनी के लिए और उनकी वो तवज्जो दिलाता है ना कुछ ख़ास चीज़ें जो उसने रिज्यूम में लिखी होती हैं। तो यहाँ पे बुक पे एक सैम्पल रिज्यूम जो है वो दी हुई है, तो इसको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे ऊपर ये नाम लिखना होता है अपना और उसके बाद ये स्ट्रीट है या एड्रेस अपना और नेक्स्ट में ना ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, यानी आप क्यों उसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना कंपनी को या स्पेसिफिक जॉब को। तो सीकिंग अ पोजीशन एज यहाँ पे जैसे सेल्स एसोसिएटिव इन मल्टी नेशनल कंपनी, तो ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आप वो जो लेना चाहते हैं ना पोजीशन उसको डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस में लिखना होता है कि आपको पहले से जो आपने जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी भी जगह काम करके, तो उसकी डिटेल देनी होती है। जैसे यहाँ पे ये 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन पंजाब इंश्योरेंस ग्रुप यहाँ पे। तो ये मेंशन करने के बाद एजुकेशन के बारे में बताना है, यानी जो भी आप एजुकेशनल रिलेटेड जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जैसे मास्टर है, ग्रेजुएशन है, एफएससी है या इंटर जो मैट्रिकुलेशन वगैरह, और साथ साथ बता देना है कि वो कौन से बोर्ड के थ्रू किया है। उसके नीचे जो स्किल्स हैं इसमें आपने बताना है कम्युनिकेशन स्किल, जैसे बातचीत करने के बारे में, इसी तरह कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड के बारे में, बेसिक नॉलेज आपको अगर है, जैसे इधर जो स्पेसिफिक जॉब है उसमें इसको विंडोज़ वर्ड यानी इससे रिलेटेड जो है ना कंप्यूटर हैंडलिंग से रिलेटेड, और इसी तरह हार्ड वर्किंग है, ट्रस्ट वर्दी है, ये जो एम्प्लॉय है अपने बारे में बता रहा है, और पंचुअल है और रिस्पॉन्सिबल वगैरह। तो इस तरह की बातें जिससे आपका जो अच्छा ना वहाँ पे इमेज बने। उसके अलावा जैसे ग्रेट लीडरशिप स्किल्स हैं, वर्क वेल एज अ टीम प्लेयर एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से भी और एज अ टीम भी अच्छी सलाहितें हैं काम करने की। रेफरेंस जो होते हैं इसके लिए लिखा जाता है अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, कि आप किस किस के थ्रू ना उनके बारे में इंक्वायरी कराई जा सकती है ना, कि जो जॉब लेते हैं ना उन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन हो, यानी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में वो लोग शामिल ना हो। इसी तरह जो कवर लेटर इसके फॉलोइंग में होता है जॉब एप्लीकेशन के उसमें, तो ये जो है इसका भी सैम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बुक पे। ये जैसे पहले इसमें एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट का नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नेम, टाइटल, फिर वो जो कंपनी है ना उसका एड्रेस वगैरह, कंपनी का नाम, फिर सिटी और उसका ज़िप कोड। ज़िप कोड ना हर सिटी का डिफरेंट है, तो जिस सिटी में भी होंगे तो उस सिटी का ज़िप या पोस्टल कोड लिखना होता है। उसके बाद जिनसे आपने कांटेक्ट करना है तो डियर मिस्टर मिसेस जो भी कोई हैं उनका नाम, और फिर बॉडी में ना एफिशिएंसी वगैरह के लिखना है। जैसे यहाँ पे ये सैम्पल में लिखा है आई हैव एफिशिएंटली कंपनीड माई effectively accompanied by educational background and skills in the areas of marketing and operations to successfully meet all balanced ये scorecards targets and generate sales in excess of 5 million। ये बताना है कि उसमें जो आपने काम किया हुआ है उसके एक्सपीरियंस के तौर पे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट की हुई हैं। तो फिर आपने अटेंशन उनकी दिलानी है, तवज्जो। जैसे इधर लिखे ना आई एम ब्रिंगिंग टू योर अटेंशन माई स्किल्स
accomplishments and talent for selling in a competitive marketplace so that we can discuss joining ये जो कंपनी का नाम है as a senior member of your district sales team resulting in significantly upgraded workforce planning process of large companies call centers operations 15% increase in service level। तो ये जो बॉडी है इसकी इसमें बताना है कि उनकी अटेंशन दिलानी है ना कि आपके अचीवमेंट के थ्रू उनको कितना बेनिफिट होगा ना कंपनी को जहाँ पे आप सीख कर रहे हैं ना आप चाहते हैं जॉब करना। इसके एंड में जैसे ये सिंसियरली और नेम वगैरह लिखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिज्यूम जो है उसका जो कवर लेटर है ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया अब न्यू पेपर पैटर्न का। वीडियो के मतलब चैप्टर के दौरान यहाँ पे हमने एक वो क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल चॉइस का एक्सरसाइज का ये स्किप हुआ है जिसको हम ये लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर व्हाट वाज अहमद थिंकिंग अबाउट। तो इसमें जो फर्स्ट वाली है ना प्रोफेशन टू चूज़, इसी तरह जो सेकंड वाली है व्हाट इज़ द फर्स्ट फैक्टर टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग अ प्रोफेशन। तो इसमें सी जो है ना मेंटल सेटिस्फैक्शन के दिमागी तौर पे सेटिस्फाई होंगे तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉस्पेक्ट्स, तो इसमें ना चांसेस जो फर्स्ट वाला है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी जो तमाम एक्सरसाइज है और समरी वगैरह ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये चैप्टर की जो वीडियो है आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।